Namaskar दोस्तों, welcome to today's class. In today's class we are going to discuss about the fundamental duties. Fundamental duties की मैं बात करूँ तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(1)(a) में आती है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत मौलिक जो कर्तव्य हैं फंडामेंटल ड्यूटीज वो आती है। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली वॉज नॉट प्रेजेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली ये हमारे संविधान में थे ही नहीं, तो ये बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमारे संविधान के अंदर इंसर्ट किया गई है और फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि सोवियत संघ के संविधान से। तो इसमें देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो यूएसएसआर से ली है। Japanese constitution is perhaps the only democratic constitution in the world which contain list of duties for citizen। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन था जो अकेला संविधान था जिसके अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे ड्यूटीज थी, बट इंडिया भी ऐसा कंट्री बना बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब इनको इंसर्ट किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया गया, तो इनको इंसर्ट किया गया स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी उसकी रिकमेंडेशंस पे 1946 में, तब इनकी रिकमेंडेशंस पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया गया इन द पार्ट 4(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 51(a)। तो उसकी कुछ सर्टेन रिकमेंडेशंस और भी थी जिनको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया, परंतु कुछ रिकमेंडेशंस को मान लिया गया और कुछ को नहीं माना गया। तो अब देखते हैं टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे संविधान के अंतर्गत। तो हमारे संविधान में भाई साहब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। कितनी है टोटल? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। 11 क्या क्या है मैं पढ़ देता हूं, आप किसी भी बुक से रेफर कर सकते हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो ये बात करता है नेशनल एंथम की, ना कि नेशनल सॉन्ग की। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर नेशनल एंथम वर्ड मेंशन है, ना कि नेशनल सॉन्ग। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल ideals that inspired the national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी थर्ड है यही एचपीएससी ने पूछी थी इन द 2021 एग्जाम। The next, to defend the country and render national service when called upon to do so। And the next is to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity, to renounce practices derogatory to the dignity of women। The next, to value and preserve the rich heritage of country's composite culture। Next, to protect and improve the national environment including forest, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creature। compassion की बात आती है तो फंडामेंटल ड्यूटीज है। नॉर्मल प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ और ये सब आता है तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, वो है क्या कहते हैं उसको, डीपीएसपी है, जिसको ऐड किया गया था 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो 76 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। द नेक्स्ट इज टू डेवलप साइंटिफिक temper, humanism and spirit of inquiry and reforms। The next, to safeguard public property and to abjure the violence। The next, to strive toward excellence of all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to the higher level of endeavor and achievement। And the last one is added by the 86th constitutional amendment act of 2002। इससे लास्ट ड्यूटी ऐड हुई है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी आप अमेंडमेंट से ऐड कर सकते हैं। इट वाज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन और वार्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर। 6 to 14 ईयर फंडामेंटल राइट भी 6 to 14 है, और अप टू 6 ईयर्स की बात करें तो वो डीपीएसपी है। तो ये है हमारी क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज इतनी है, इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दे आर नॉन जस्टिसिएबल, इनके आप उस पर कोर्ट नहीं जा सकते हो। पहली चीज तो आप ये चीज याद रखिए, दे आर नो जस्टिसिएबल। तो अब ये चैप्टर के अंदर इतना ही है। फंडामेंटल ड्यूटीज आप रट के लिए तभी वो काम आई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंडमेंट की बात करते हैं, अमेंडमेंट कैसे होता है। पहली बात तो अमेंडमेंट आता है आपका आर्टिकल 368 के अंदर। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में आता है, पार्ट इसका है 20, पार्ट 20, Part 20 of the Constitution deals with the power of Parliament to amend the Constitution and its procedure. It states that the Parliament may, in exercise of its constituent power, amend the way and variation, repeal any provision of the Constitution. ध्यान देना, इसके अंदर पार्ट वर्ड मेंशन नहीं है, इसके अंदर वर्ड मेंशन है प्रोविजन। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो संविधान के प्रोविजन को अमेंड कर सकती है। वर्ड प्रोविजन मेंशन है। हाउएवर द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजन विच आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है उसको अमेंड नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर जो वर्ड है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये आया था केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 से बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई थी। अब पढ़ते हैं अमेंडमेंट के बारे में डिटेल में कि संविधान में संशोधन कैसे होता है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। तो आप इसको सिर्फ पार्लियामेंट में लेके आ सकते हैं, किसी भी हाउस के अंदर। पहली चीज तो पार्लियामेंट में होगा, ना कि स्टेट असेंबली में होगा। बिल को पब्लिक मेंबर भी यूज लेके आ सकते हैं या प्राइवेट, दोनों ही मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इसलिए प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर बिल मस्ट बी पास्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी। बिल पास किससे होगा? स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से होगा। और पार्लियामेंट के कोई भी हाउस से, ईदर हाउस, किसी भी हाउस में आप लेके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा है, लोकसभा। स्पेशल मेजोरिटी दैट इज 50 मोर देन 50%। टोटल मेंबरशिप का 2/3, टोटल मेंबरशिप का, टोटल नहीं सॉरी, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। और कुछ के लिए हाफ ऑफ द स्टेट का रेक्टिफिकेशन भी चाहिए, कुछ के लिए हाफ ऑफ द स्टेट का रेक्टिफिकेशन भी हमें चाहिए। फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया तो उसके बाद देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। अगर कोई डिस्प्यूट है तो नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं होता है। अब ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, नेक्स्ट क्या होगा कि प्रेसिडेंट का जो एसेंट है वो मैंडेटरी है। इस पे प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं है, नो वीटो। देखिए, एकमात्र बिल है जिसके ऊपर कोई वीटो पावर नहीं है, तो आपको ये याद रखना है, इसके ऊपर कोई वीटो पावर नहीं है। प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा इस पे, तो ये चीज आप दिमाग में रखिए। अब ये चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का प्रोसीजर। अब हम पढ़ते हैं कितने टाइप के अमेंडमेंट होते हैं। चलिए इसको कर देते हैं रब। तो जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होता है वो क्या कहते हैं, आपका सिंपल मेजोरिटी का अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नहीं आता है। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, इसके अंदर दो ही चीजें हम पढ़ेंगे, एक तो स्पेशल मेजोरिटी 2/3। और जिसने मेजोरिटीज के बारे में नहीं पता वो एक बार मेजोरिटीज की वीडियो आपको इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगी। फिर दूसरा होता है आपका स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स, स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स, ऐसे होता है, स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो अब देखते हैं क्या होती है स्पेशल मेजोरिटी। देखिए, स्पेशल मेजोरिटी जिसमें चाहिए ना, इसमें आप अमेंड करा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, आप अमेंड कर सकते हैं डीपीएसपी को, आप अमेंड कर सकते हैं जो बाकी प्रोविजंस जो और कवर नहीं है। बेसिकली फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी कवर कर सकते हैं। अब स्पेशल मेजोरिटी हाफ ऑफ द स्टेट की अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, क्योंकि उसमें स्टेट्स के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं ना, जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो स्पेशल हाफ के लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर आप कोई चेंजेस लेके आते हैं, यूनियन स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स को जब बढ़ाते हैं, यूनियन की या स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स को जब हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तब। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जब आता है, लेजिस्लेटिव पावर्स का जब डिस्ट्रीब्यूशन आता है तब। उसके बाद नेक्स्ट सेवंथ शेड्यूल में जब हम चेंजेस करते हैं, सेवंथ शेड्यूल में जब हम चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट, फिर
रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स फोर्थ शेड्यूल में जब चेंजेस किए जाते हैं स्टेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। फिर पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अब पार्लियामेंट की पावर आर्टिकल 368 के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो वो भी स्पेशल हाफ ऑफ द स्टेट्स की मंजूरी से होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब सिंपल का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। सिंपल मेजोरिटी में वैसे जैसे न्यू स्टेट है, फॉर्मेशन, बाउंड्री, सेकंड शेड्यूल के अंदर सिंपल मेजोरिटी से होता है। अगर आपका कोरम की बात करूं पार्लियामेंट के अंदर तो वो सिंपल मेजोरिटी से होता है, कोरम एंड ऑल। तो ये सारे सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। अगर मैं कोरम की बात करूं, कोरम वगैरह मेंटेन का जो काम होता है। उसके अलावा सैलरीज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैं, रूल्स एंड प्रोविजंस हैं। सेकंड शेड्यूल मैंने आपको बताया है, सेकंड शेड्यूल के अंदर अगर कोई भी चीज़ होगा तो ये सिंपल से होगा, सिंपल के बता रहा हूँ मैं, ठीक। और इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप इन फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के अंदर भी सिंपल से होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो इतना ही अमेंडमेंट प्रोसीजर में, बेसिक स्ट्रक्चर को बाद में कवर करेंगे, अभी आप अमेंडमेंट समझ गए हैं, ठीक। तो 40 देखो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था कि प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1971 में। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 में, जिसने कहा कि प्रेसिडेंट का जो एसेंट है ना, राष्ट्रपति की जो एसेंट है ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो क्या नाम है, मैंडेटरी है, वो जरूरी है। मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इट वाज नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू शुड रिमेंबर दिस। So thank you very much. In next video we will definitely discuss about the other things. अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।